गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग पिंकी जी, गुड इवनिंग रमाशंकर जी। हाँ जी सर, अक्टूबर का करंट अफेयर्स चल रहा था, इसी में आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है। अक्टूबर में ही आगे कंटिन्यू करना है। तो एक बार देख लेते हैं पहले कहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? पहले एक बार देख लेते हैं कहाँ तक अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। तो पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था शायद। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Recently, Asian Games 2023 has concluded with China securing first rank in medal tally. इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं? एशियन गेम्स 2023 इंडिया ने सर कितने गोल्ड जीते हैं? हाँ, 50 तक हो गया था। इस ये पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इसको अटेम्प्ट करिए। हाँ जी सर, ये हो चुका है सर पिछली क्लास में। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज 28। क्वेश्चन नंबर 47, अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप था, वो किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। किस कंट्री को हरा के जीता था सर? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी, विलेज अरुणाचल प्रदेश। शुक्रिया, वालेकुम सलाम तागम जी। इंडिया हैज won the साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग, किसको डिफीट किया था? हर बार जिसको करते हैं, पाकिस्तान। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये था, इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज किसको मिला है? इट वाज क्लॉडिया गोल्डिन। ठीक है, तो ये क्लॉडिया गोल्डिन, ये क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 50 के बियॉन्ड आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 51, एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवात has been conducted by Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force in rotation since 2016. The 2023 edition of the exercise is being hosted by the Indian Navy in which of the following states? देखो, एक ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज है चक्रवात, ये कौन करता है? आर्मी नेवी एयरफोर्स की कंबाइंड एक्सरसाइज है, मतलब कंबाइंड नहीं, रोटेशन में होती है। एक बार आर्मी करेगी, फिर नेवी, ये एयरफोर्स। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का डिजास्टर हो उसके लिए ये रेडी रहे। ठीक है। अरुणाचल करंट अफेयर्स, ये इसी में इंक्लूडेड भी है। और देखो, मैं बार बार ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स में जो आपको पीडीएफ दी जा रही है उसमें एक फोल्डर नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से, वो नॉर्थ ईस्ट नाम से भी है। उसमें आपको सिर्फ अरुणाचल का नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवली नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है ना? तो उसमें अलग सेक्शन है एक अरुणाचल का भी, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना सर? तो वो भी आपके लिए व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये 2016 से एक्सरसाइज हो रही है। तो अभी ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने होस्ट करी थी, कौन सी स्टेट में? इट इज बीइंग होस्टेड इन गोवा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज गोवा। तो ये एनुअल जॉइंट ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है, चक्रवात नाम है। तो चक्रवात एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ऐसा आ जाएगा, चक्रवात एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? ठीक है, चक्रवात नाम की एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको वो इससे क्या कहते हैं, चक्रवात नाम की एक्सरसाइज है, इसको याद रखना, डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड है। ठीक है सर। इट इन्वॉल्व्स ऑल थ्री सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिजास्टर रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52। Recently, which of the following organizations in partnership with Savitri Bai Phule Pune University has organized the soft launch of an online platform, Universalization of Traditional Indian Knowledge System portal?
ठीक है। देखो, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी है, दूसरा कौन है, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, दूसरा है आपका, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है। इन दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी इंडिया का जितना भी आर्ट एंड कल्चर है उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक ई प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो वो पुणे की यूनिवर्सिटी है सावित्रीबाई फूले, और कौन सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों ने मिलकर बनाया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है सर। देखो, एक बात याद रखना, सावित्री बाई फूले, ठीक है, शी वॉज द वाइफ ऑफ ज्योति बाई फूले, ठीक है, जिन्होंने दलित एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे जिनको पढ़ने को नहीं मिलता था उनको पढ़ाया। तो ज्योतिबाई फूले जिनको अंबेडकर अपना गुरु भी मानते थे, तो उनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले, जो बच्चों को, जो लोअर क्लास के बच्चे थे उनको पढ़ाने का ही काम करती थी। तो उस शुरू में इनको बहुत अपोज भी किया गया था, लेकिन एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है, एज आई कैन रिमेम्बर इट वाज आस्क्ड इन फायरमैन, ठीक है, इसी साल आई थिंक, हाँ इसी साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हु इज नोन एज द फर्स्ट वीमेन टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट वीमेन टीचर ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, सावित्री बाई फूले को। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एक एग्जाम में आ चुका है, जहां तक मुझे याद आ रहा है इट वाज फायरमैन, ठीक है, इस साल ही था, आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है ना। तो उनके नाम पे पुणे में यूनिवर्सिटी है, उनके साथ मिलके आईसीसीआर, ठीक है, इंडिया में जो भी कल्चर आर्ट से रिलेटेड काम होता है वो कौन करता है, आईसीसीआर करता है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इन दोनों ने मिलके आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारा कल्चर है, उसको हम दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अपनी जानकारी फिल करेंगे और दुनिया को स्प्रेड करेंगे कि देखो ये इंडिया का कल्चर है, ये इंडिया का सिस्टम है। तो ग्लोबल ऑडियंस तक अपना नॉलेज बेस, अपना ट्रेडिशन पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। ठीक है सर। आईसीसीआर क्या है, ये किसके अंडर आता है, ये आता है सर आपका कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज इन्वॉल्व इन द इंडिया एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, ये कल्चरल डिप्लोमेसी बनाने में हेल्प करता है, मतलब दुनिया को अवेयर कराता है कि देखो भाई भारत का ये कल्चर है, भारत के ये ट्रेडिशन रहे हैं। आईसीसीआर किसने क्रिएट करी थी, इट वाज फाउंडेड इन 1950 बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, हु वाज द इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं आपको। अब अलग से इसको कहां से रटते फिरोगे, आप इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो यही करंट अफेयर्स पढ़ पढ़ के आप साथ ही साथ ये डिटेल से कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इट वाज फाउंडेड इन 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 53. Defense Minister has launched Invent, an initiative to support and promote innovative solutions within the defense sector. Invent stands for, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इन्वेंट। ठीक है, पर्पस क्या है, डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करना। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है इन्वेंट की फुल फॉर्म क्या है, बताइए सर। देखो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, बताइए सर। हाँ जी, देखो इन्वेंट में जो ये आपका एनवेन है, ये है नेवी वेंचर, और आई स्टैंड फॉर आईडेक्स।
आई स्टैंड्स फॉर आईडेक्स, ठीक है। तो इन्वेंट की फुल फॉर्म है आईडेक्स नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी। तो आई से हो गया आईडेक्स, और नेवी के लिए एन, वेंचर के लिए वीई एन, ठीक है, वेंचर के लिए वीई एन, और टेक्नोलॉजी के लिए टी। तो ये बन गया आपका इन्वेंट। तो इन्वेंट क्या है? आईडेक्स नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी। वेंचर क्या होता है? वेंचर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जब मान लो दो या तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलके जब काम करती हैं, चलो उसे तो ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। वेंचर मतलब एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें लेकिन सर ये आईडेक्स क्या है? अगला सवाल तो ये आता है कि आईडेक्स क्या है। आईडेक्स स्टैंड्स फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है। ये आईडेक्स पुराना हो चुका है, 2018 में ये इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था। इसका पर्पस क्या था? डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आईडेक्स बनाया गया था सबसे पहले। तो इसमें एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, आर&डी इंस्टीट्यूट, एकेडमिया, इन सबको इंगेज करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था आईडेक्स सबसे पहले, ठीक है। तो जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम था उसको फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा था? ये प्रोवाइड करता आपका आईडेक्स, ठीक है। फिर उसके अलावा आगे चल के एनआईआईओ, एनआईआईओ क्या है सर? नेशनल नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एनआईआईओ किसमें काम कर रहा है? नेवी को इंडिजिनाइज करने में, नेवी में इनोवेशन करने के लिए एनआईआईओ बनाया गया है। और दूसरा है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन के लिए काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके entered into an agreement for jointly working on facilitating the infusion of venture capital into the defense ecosystem through the IDEX Innovators Hub। यानी इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक वेंचर बनाया जिसका नाम है आईडेक्स इनोवेटर्स हब। इन दोनों ने मिलकर बनाया आईडेक्स इनोवेटर्स हब। अब ये आईडेक्स इनोवेटर्स हब क्या करेगा? ये सर फंडिंग प्रोवाइड करेगा आपका इनोवेशन के लिए। काम सब इनोवेशन के लिए कर रहे हैं, ये नेवी के इनोवेशन के लिए, ये ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के इनोवेशन के लिए। तो ये दोनों मेनली कर क्या रहे हैं? पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग मिलके एक जगह पैसा इकट्ठा करेंगे, और जहां पर पैसा इकट्ठा करेंगे उसको कह रहे हैं आईडेक्स इनोवेटर्स हब, ठीक है। फिर इसी आईडेक्स इनोवेटर हब में एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, इन्वेंट, ठीक है। तो ये इसी सेमिनार में आपका लॉन्च किया गया इन्वेंट। और इन्वेंट का भी पर्पस क्या है? इन्वेंट का भी सर पर्पस है कि आपका जो नेवी है, नेवी में आपका इनोवेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आईडेक्स का एक सेक्टर हो गया, आईडेक्स का एक सेक्टर है जो नेवी वाले सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करेगा। अभी देखो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो ध्यान दे रहा है वो दे रहा है नेवी के इंडिजिनाइजेशन पे, ठीक है। तो आईडेक्स सेक्टर में जो नेवी का प्रमोशन है वो कौन करेगा? आईडेक्स नेवी वेंचर फॉर टेक्नोलॉजी यानी इन्वेंट, ठीक है सर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वीडियो पड़ जाएगा कल या परसों तक, ये वीडियो आपका यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा मेरे ख्याल से। पिछली लेक्चर तक का तो हो गया आपका यूट्यूब में अपलोड, ये भी हो जाएगा कल परसों में, ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क का इश्यू आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर। तो कुल मिला के सबसे पहले तो ये समझो, सिंपल सी बात सर ये है, आईडेक्स बनाया गया। आईडेक्स किस लिए बनाया गया? इनोवेशन, डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन प्रमोट करने के लिए। उसी आईडेक्स का एक सब सेक्शन है इन्वेंट, ठीक है। उसी आईडेक्स का एक सब सेक्टर है इन्वेंट, जो नेवी के लिए काम करेगा, नेवी के प्रमोशन के लिए काम करेगा, ठीक है सर। बाकी सब चीजें बस एक बार मैंने आपको बता दी, बट मोटा माटी बात कितना है, आईडेक्स है, आईडेक्स का ही एक सबसेट है आईडेक्स इन्वेंट, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। माउंटेन पासेस का वीडियो यूट्यूब पर है, मिल जाएगा आपको, नहीं मिले तो बताना मेरे को, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will inaugurate
9th G20 Parliamentary Speakers Summit P20 in New Delhi. 9th P20 Summit will be hosted by। देखो G20 के अंदर अंदर कई सारी और ज्यादा समिट्स क्रिएट हुई हैं। 11 कुछ इस तरह के इंगेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने जो हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था, सितंबर के करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। 11 ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम इंगेज कर रहे हैं अंडर G20, जैसे एक P20 हो गया, एक इसी तरह से B20 है जो बिजनेस सेक्टर को इन्वॉल्व करता है 20 कंट्रीज के। ठीक है, तो ये G20 के अंडर ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई है P20। P20 का काम क्या है, तो G20 कंट्रीज में जो जो भी कंट्रीज आती हैं, G20 में जो जो भी कंट्रीज आती हैं और जिनके यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, वो सारी कंट्रीज P20 में पार्टिसिपेट करती हैं और कॉपरेट करती हैं और डिस्कस करती हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस तरह से और इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका P20 समिट दिल्ली में हुई थी, तो अभी ये भारत की पार्लियामेंट ऑब्वियसली बात है होस्ट करेगी क्योंकि इंडिया में हो रहा है। तो किसके कॉपरेशन के साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होस्ट कर रही है इसे? वर्ल्ड बैंक, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यूनाइटेड नेशंस या फिर यूरोपियन यूनियन। देखो ऐसे समझो इस चीज को, जैसे इंडिया में इस साल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंडिया में वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है सर? बीसीसीआई होस्ट कर रहा है, लेकिन किसके कॉपरेशन के साथ कर रहा है? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओवरऑल आईसीसी, उसके साथ कर रहा है ना। इसी तरह से सर इसका सीन है, ये जो P20 समिट है इस बार इंडिया में होस्ट हो रही है, तो इंडिया में कौन होस्ट कर रहा है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होस्ट कर रही है। तो किसके साथ होस्ट करेगी सर? जो ओवरऑल पार्लियामेंट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है, तो हम लोग इसको होस्ट कर रहे हैं विद द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये P20 समिट कब से स्टार्ट हुआ? तो जब G20 की प्रेसिडेंसी कनाडा के पास थी, कनाडा के पास कब थी? इन 2010। ठीक है, जब G20 की प्रेसिडेंसी कनाडा के पास थी, तब ये डिसाइड किया गया कि देखो ऐसा है, जिन जिन कंट्रीज में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सब मिलके एक P20 समिट ऑर्गेनाइज करेंगे और वहां पे वो डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस तरह से और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, बता रहा हूं ना, पार्लियामेंट P20 क्या है? उन कंट्रीज का ग्रुप है G20 के अंदर, वो कंट्रीज जिनका पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है उन कंट्रीज का ये ग्रुप है P20। बात समझ रहे हैं? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे भी कनाडा न्यूज में है, तो कनाडा की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कनाडा की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है सर? टू ब्रिंग अ पार्लियामेंट्री डायमेंशन टू ग्लोबल गवर्नेंस, रेज अवेयरनेस, बिल्ड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड इंश्योर दैट दीज आर इफेक्टिवली ट्रांसलेटेड इनटू नेशनल रियलिटीज। बिल्कुल सर, कनाडा की कैपिटल इज ओटावा। ठीक है, कनाडा की कैपिटल इज ओटावा। कनाडा भी आजकल काफी न्यूज में चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कनाडा की कैपिटल को पूछ ले। करेंसी सर वही कैनेडियन डॉलर चलते हैं वहां पर, बट कैपिटल इज ओटावा, ध्यान रखिएगा। इस साल की समिट जो है 2023 की भारत होस्ट कर रहा है, 9 समिट है ये, क्योंकि 2010 से ये स्टार्ट हुआ था। इस बार की थीम क्या है? पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये तो देखो सर हमारा इस साल का जो G20 था उसका भी थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो उसी की पार्लियामेंट से जोड़ दो तो ये इसकी P20 की समिट बना दी। मोदी जी ने कहा ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, उसी थीम को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो SDGs को कैसे एक्सेलरेट करा जाए? SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशंस में जो मेंबर कंट्रीज है UNGA में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, सब कंट्रीज ने कसम खाई है कि बाय 2030 कुछ गोल्स हैं जिन्हें वो पूरा करेंगे। 17 ऐसे गोल हैं जिन्हें वो पूरा करेंगे, जैसे पॉवर्टी एलिमिनेट करना, इनइक्वालिटी खत्म करना, है ना, सैनिटेशन देना, तो अच्छा क्लाइमेट देना, अच्छा पानी देना, ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको लेके यहाँ पर काम किया। ये हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आगे कभी दोबारा आएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक बार मैं फिर से बता दूंगा कौन से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, तो एसडीजीज को कैसे एक्सेलरेट करें, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन कैसे करें, कि जैसे हम लोग कोल से अभी एनर्जी बना रहे हैं, इसको कैसे सोलर में पूरी तरह से या रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करें। जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो विमेन लेड होना चाहिए ताकि विमेन एम्पावरमेंट भी हो सके।
ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके लोगों की लाइफ कैसे बदली जा सकती, तो ये सारी चीजों पे इस बार डिस्कशन हुआ था। ठीक है सर। अब ये आईपीयू क्या है सर? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। देखो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको क्या समझना होता है? उसका हेडक्वार्टर। तो सर इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ध्यान रहेगा सर। 1889 में आईपीयू क्रिएट किया गया था इन पेरिस। हो सकता है पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी उसका जो किंग है वो एक तरीके से ब्रिटेन को माना जाता है, तो हो सकता है आपको ये लगे कि ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। नहीं सर, इट वाज स्टार्टेड इन पेरिस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पेरिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूके के लोगों ने स्टार्ट किया था बट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पेरिस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, इट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? देखो वो कुकर की सीटी लग जाएगी, ये मतलब P20 G20 पाव भाजी बन जाएगा एक दिन। इसीलिए रिवीजन में बार बार कहता हूँ, इसको करना जरूरी है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो सर यही दिक्कत होगी फिर। हाँ जी, क्लियर है सर? ना तो कोई डाउट होने से बताइए। आगे फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। Recently, who has developed an indigenous navigation system and an anti-swarm drone 30 mm ammo capable of building walls around warships or assets to protect them from any attack by enemy drones? ठीक है, इनमें से किसी ने अभी अपना इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम बनाया है और एक एंटी स्वार्म ड्रोन बनाया है। एंटी स्वार्म ड्रोन क्या होता है सर? देखो, एक स्वार्म ड्रोन समझ लो। स्वार्म क्या होता है? स्वार्म आपने देखा होगा जब कई सारे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े इकट्ठा होके आ जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर फील्ड से जो रिलेटेड है वो उसको और अच्छे से तरह से समझेंगे। कई बार छोटे छोटे कीड़े एक साथ झुंड बना के इकट्ठा आते हैं, तो उसको स्वार्म कहते हैं, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट। तो यही चीज आपका आज के टाइम में ड्रोन्स में देखी जा रही है। छोटे छोटे ड्रोन्स का एक झुंड बना दिया जाता है। एक छोटा ड्रोन तो आप तुरंत गिरा दोगे, लेकिन इस पूरे बड़े छोटे छोटे ड्रोन्स का आप पूरा झुंड बना दोगे, एक ग्रुप बना दोगे, तो इसी ग्रुप को क्या कहते हैं? स्वार्म ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, एक मूवी आई थी रजनीकांत की, रोबोट का सेकंड पार्ट 2.2, अगर किसी ने देखा हो, तो उसमें वो जो आपका विलन था, वो विलन कैसे बनता था सर? मोबाइल फोन से बनता था ना, छोटे छोटे मोबाइल फोन से इंटीग्रेट करके वो एक बॉडी बन जाता था। तो वो भी क्या है? वो एक स्वार्म ऑफ मोबाइल फोन है। इसी तरह से छोटे छोटे ड्रोन्स को इकट्ठा, झुंड में इकट्ठा कर दो, तो ये बन गया स्वार्म ऑफ ड्रोन्स। इनसे लड़ने की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है आपका, और एक इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम बनाया है। तो किसने बनाया है सर? एनी कमेंट्स? हाँ, तो ये बनाया है सर आपका इंडियन नेवी ने। अब देखो इंडियन नेवी में अलग लेवल का अपना इनोवेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये किसने बनाया सर? आपका इंडियन नेवी ने बनाया। इट इज इम्पेरेटिव टू डेवलप रोबस्ट सिस्टम दैट कैन इफेक्टिवली काउंटर देयर मैलिशियस यूज। ठीक है सर। The anti-swarm drone ammunition serve as an essential tool in bolstering national security। तो ये जरूरी है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। Recently, which of the following companies has launched the first two prototype satellites, Kuiper Sat-1 and Kuiper Sat-2, to low Earth orbit at the height of 500 kilometers as part of proto-flight mission of Project Kuiper? बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 56। देखो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कुइपर। जैसे आपने सुना होगा टेस्ला काम कर रहा है स्टारलिंक पे। सुना है सर? टेस्ला किस पे काम कर रहा है? स्टारलिंक पे काम कर रहा है। तो उनका पर्पस क्या है सर? उनका पर्पस ये है कि पूरी अर्थ को हम अलग अलग सैटेलाइट से घेर देंगे, पूरी तरह से सैटेलाइट से पूरी अर्थ कवर हो जाएगी। और ये सैटेलाइट किसमें हेल्प करेंगी सर? हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने में। जैसे अभी हम लोग इंटरनेट की व्यवस्था या मोबाइल टावर्स के लिए, वो इंटरनेट के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? मोबाइल टावर लगाते हैं सर, वहां से इंटरनेट आता है। इनकी व्यवस्था क्या है? या फिर जमीन में ग्राउंड में केबल्स बिछाते हैं, उससे इंटरनेट आता है। इनकी व्यवस्था है हम सैटेलाइट लगा देंगे सर पूरी दुनिया में।
तो इंटरनेट आपको हर एक कोने में प्रोवाइड होगा। जैसे अभी क्या होता है, जो हिली एरियाज है, ठीक है, जैसे आप लोग इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, जो हिली एरियाज हैं या फिर जो मान लो ओशियन वाले एरिया है या डेजर्ट वाले एरिया है जहां पर बहुत कम आबादी रहती है, या फिर हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी मुश्किल होता है, रोड बनाना मुश्किल होता है, वायर बिछाना मुश्किल होता है, टावर लगाना मुश्किल होता है, तो वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर पूरे दुनिया को सैटेलाइट से कवर कर दिया जाएगा तो दुनिया के हर एक कोने में इंटरनेट की व्यवस्था पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहां से इंटरनेट की व्यवस्था हो पाएगी। तो ये प्रोजेक्ट किसका है, स्टारलिंक का। इसी तरह से एक और कंपनी है जो प्रोजेक्ट चला रही है, प्रोजेक्ट कुइपर। उस कंपनी का नाम बताना है जो प्रोजेक्ट कुइपर चला रही है। स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है, टेस्ला का प्रोजेक्ट है। एक वन वेब भी चल रहा है, वो किसका है सर, वो एक ब्रिटिश कंपनी है और एयरटेल, ये मिलके चला रहे हैं। प्रोजेक्ट कुइपर भी एक कंपनी चला रही है, उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जो प्रोजेक्ट कुइपर आपका चला रही है। तो इसमें वो क्या करेंगे, अलग अलग सैटेलाइट से पूरी दुनिया को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें दो सैटेलाइट्स भेजी जा रही है, दो सैटेलाइट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। प्रोटोटाइप मतलब उसका एक मॉडल तैयार कर दिया और बता दिया कि हाँ इसी तरह की वो सैटेलाइट होगी। तो सैटेलाइट का नाम है कुइपर सैट 1 और कुइपर सैट 2। इनको कहाँ भेजा जाएगा, अर्थ के जो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। ठीक है, जो अर्थ से करीब करीब 500 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये पूरे मिशन का नाम है प्रोटो फ्लाइट मिशन, जिसमें आपका कुइपर सेट और कुइपर सेट 1 कुइपर सेट 2 इन दो फ्लाइट्स सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा और इन दो सैटेलाइट्स के प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं। तो ये सारा जो माजरा है ये कौन सी कंपनी कर रही है, ठीक है, ये सारा जो माजरा है, ये सारा जो काम है, ये कौन सी कंपनी कर रही है सर, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो सर ये स्पेस एक्स नहीं कर रही है। स्पेस एक्स का जो मैंने बताया ना, टेस्ला वाले अपना कौन सा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, स्टारलिंक, उनके प्रोजेक्ट का नाम है सर स्टारलिंक। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कुइपर, ये कौन कर रहा है सर, जेफ बेजोस, एमेजॉन। ठीक है, तो अमेजोन का जो फाउंडर है वो अमेजोन इस पे काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट कुइपर ध्यान रखना अमेजोन का है। देखो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो ये प्रोजेक्ट कुइपर किसका है, अमेजोन का है। मैंने वैसे बहुत, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि करंट अफेयर्स में था, लेकिन हाँ आपसे जो जनरल अवेयरनेस के नाम पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि सर ये बताओ ये प्रोजेक्ट कुइपर किसका है, तो ये है सर आपका अमेजोन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमेजोन के फाउंडर कौन है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इस फेसबुक के फाउंडर कौन है। इसी साल एपीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। इसी तरह से अमेजोन के फाउंडर पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना सर, जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजोन के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। और गूगल का पूछे सर, गूगल का पता है किसी को, लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज। देखो ये इसी पर्पस के लिए मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ, ताकि करंट अफेयर्स की जो भी नॉलेज है उसके साथ साथ आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है उसको भी आप कवर कर सको। ठीक है सर, तो पर्पस यही है सर, करंट अफेयर्स के थ्रू आपकी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। और आपसे एग्जाम में वो ये डिमांड करता ही नहीं है कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिकल थ्योरी वाले पर्सन हो, बहुत अच्छी ज्योग्राफी वाले पर्सन हो। मेन डिमांड उसकी यही है कि जनरल अवेयरनेस आपकी कैसी है। ठीक है, तो उसके लिए सर सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है वो आपका करंट अफेयर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर, लेकिन हाँ बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उसको समझने के लिए आपको स्टैटिक पोर्शन करना पड़ेगा, तभी आप करंट अफेयर ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। करंट अफेयर समझ में ही तभी ज्यादा अच्छा आएगा अगर आपने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कर रखा है। ठीक है सर, तो ये अमेजोन का प्रोजेक्ट है, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट बाय अमेजोन। तो इसकी मदद से वो अफोर्डेबल रेट में इंटरनेट कनेक्शन पूरी दुनिया में पहुंचा पाएंगे। इस तरह से पूरी अर्थ को ये जो आप देख रहे हो सैटेलाइट्स के कॉन्स्टिलेशन से कवर कर दिया जाएगा। ठीक है सर, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। अच्छा बात आ जाती है ऑर्बिट की, तो देख लेते हैं अर्थ के कौन कौन से ऑर्बिट्स हैं।
ठीक है। अर्थ के ऑर्बिट की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर दी है। जैसे एक ऑर्बिट होता है, ले इसमें वो है ही नहीं, पोलर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट होता है सर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जो अर्थ के सबसे क्लोज होता है। अर्थ के सबसे क्लोज जो ऑर्बिट होता है वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट की खास बात ये होती है कि ये अर्थ की सरफेस से कुछ 162 टू 1000 किलोमीटर की दूरी पे होता है, ठीक है। अब इससे हम फायदा क्या उठाते हैं, इस ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट भेजते हैं, इस ऑर्बिट में हम लोग इमेजिंग सैटेलाइट ज्यादातर भेजते हैं, क्योंकि देखो ये अर्थ से सबसे नजदीक ऑर्बिट है, ठीक है। ये अर्थ के ऑर्बिट का मतलब ये वो ऑर्बिट है जिसमें अगर आप सैटेलाइट भेजोगे तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेंगी, ये वो ऑर्बिट है। तो एक ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ के सबसे क्लोज है। तो यहां पर आप कौन सी सैटेलाइट भेजते हो, जैसे आपको अगर किसी सैटेलाइट से इमेज लेनी है तो इमेजिंग सैटेलाइट आप लो अर्थ ऑर्बिट में भेजोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना अर्थ से क्लोज रहोगे उतनी इमेज क्लियर आएगी। हाँ, ऑब्वियसली अर्थ पूरा सैटेलाइट से ढका होगा, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो सैटेलाइट जो बेकार हो जाती है, जो डेब्रिस बनता है सैटेलाइट का, ये बड़ा इशू है। क्यों, पता चला किसी एक सैटेलाइट का डेब्रिस किसी की सैटेलाइट से टकरा के आपस में इस चीज को लेकर लड़ाई होंगी। पता चला यूएसए की सैटेलाइट का डेब्रिस चाइना की सैटेलाइट से टकरा गया स्पेस में, और लड़ेंगे वो लोग यहाँ जमीन में, है ना। ये भी आने वाले दिक्कत टाइम में दिक्कत होगी। तो एक हो गया आपका लो अर्थ ऑर्बिट। एक होता है सर आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है, इसे जियो स्टेशनरी भी कहते हैं और जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं, ठीक है। इसे जियो स्टेशनरी भी कहते हैं, जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं। ये अर्थ का जो इक्वेटर है उससे लगा हुआ ऑर्बिट होता है। देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की खास बात क्या होती है, इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी उसकी और अर्थ की स्पीड सेम होगी, ठीक है। तो दोनों सेम स्पीड से अगर मूव करेंगे, सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या हो रहा है सर, इससे फायदा ये होगा कि मान लो ये सैटेलाइट इस पॉइंट को देख रही है, तो जब आप यहां से आगे बढ़ गए तो ये क्या कहते हैं, ये पॉइंट भी आगे बढ़ जाएगा। तो अब ये सैटेलाइट मान लो ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट यहां आ गया, ऐसे ये पॉइंट मान लो शिफ्ट होके यहां आ गया, तो अभी भी इस सैटेलाइट की नजर इस पॉइंट पर होगी, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट समझो आप, ये इसकी स्पीड और अर्थ की स्पीड सेम रहती है, जिससे हमेशा ये सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करती है। यानी कि मतलब सर सीधी सी बात है कि मान लो ये आप कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये मान लो गाड़ी चल रही है और इधर आपका कैमरा चल रहा है। अगर कैमरे की स्पीड और आपकी गाड़ी की स्पीड सेम है तो कैमरे को तो हमेशा लगेगा ना आप रुके हुए हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? अगर गाड़ी की स्पीड और जिस स्पीड से कैमरा इसको देख रहा है वो दोनों स्पीड अगर सेम है तो कैमरे को तो ये लगेगा ना ये पोर्शन क्या है, रुका हुआ है। कैमरा हमेशा सिर्फ इस हिस्से को ही रिकॉर्ड करेगा। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर जो अर्थ की स्पीड और इस ऑर्बिट की स्पीड सेम होती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पर फोकस करती है। तो इसका यूज तभी करते हैं जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे सर्विलांसिंग करानी हो या फिर कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं कि मान लो इतने एरिया में कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट लगाई है, तो ये एरिया मूव करेगा, सैटेलाइट भी मूव करेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में मेनली आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के सैटेलाइट्स को यूज होते हुए देखोगे। एक होता है मीडियम और अर्थ ऑर्बिट। ज्यादातर जो सैटेलाइट्स हैं वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजी जाती हैं। ये मतलब एक बीच का ऑर्बिट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट और जो आपका ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, इन दोनों के बीच में एक ऑर्बिट होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मेनली जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इसी में आपका भेज दी जाती है, ठीक है। जैसे आपका जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस की जो सैटेलाइट है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। एक होता है पोलर ऑर्बिट, उसे सन सिंक्रोनस भी कहते हैं। पोलर ऑर्बिट मतलब जैसे बाकी सैटेलाइट तो इस तरह से मूव कर रही है, पोलर ऑर्बिट वाली सैटेलाइट इस तरह से मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ। बाकी सैटेलाइट वेस्ट ईस्ट मूव करती हैं, ये नॉर्थ साउथ मूव करती है। तो इसको यूज तब करते हैं जब हमें ओवरऑल अर्थ को सर्विलेंसिंग करनी हो।
ओवरऑल अर्थ को अगर हमें देखना है तब हम लोग पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजते हैं, ठीक है। तो हर सैटेलाइट का अपना एक अलग ऑर्बिट इसी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि उस सैटेलाइट का पर्पस क्या है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्पस आपका सैटेलाइट उसी के अकॉर्डिंगली भेजी जाती है, ठीक है। तो दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट दैट आर यूज्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? ठीक है। जियो स्टेशनरी अपनी मुर्गी दाल बराबर है, कैसे? जियो स्टेशनरी को पता ही नहीं चलेगा वो मूव कर रहा है। वो मूव करेगा वैसे ही अर्थ मूव करेगा तो उसे लगेगा वो स्टैटिक चीज को ही फोटो ले रहा है। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो एक लंबा कंसेप्ट था, लेकिन हाँ अगर समझ लोगे तो काफी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये टर्म्स यूज होते रहते हैं सर, जियो स्टेशनरी, लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये टर्म्स आपको जनरली बहुत सारे यूज में देखने को मिलेंगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। Recently, India has celebrated which of the following birth anniversary of Sri Ramalinga Swami, also known as Vallalar, उनको वल्लालार नाम से भी जाना जाता है, ऑन 5 अक्टूबर 2023। बताइए सर, स्वामी रामलिंगा स्वामी की कौन सी एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है? तभी नहीं पता तो हम बात कर लेंगे, देख लेंगे कि श्री रामलिंगा स्वामी कौन है। उनको वल्लालार भी कहा जाता है। वल्लालार से सर इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ही इज फ्रॉम समवेयर इन साउथ इंडिया। तो ये कौन से नंबर की एनिवर्सरी थी उनकी? अभी 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई है, तो वो न्यूज में था। ऑलराइट, तो ये उनकी 200th एनिवर्सरी थी, ठीक है। स्वामी वल्ललार जो थे आपका, या श्री रामालिंगा स्वामी, उनकी 200th एनिवर्सरी थी। वो कौन है सर? एक तमिल पोइट है, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कौन सा टाइम? मतलब 1800 से लेकर 1900 का जो टाइम है उसे हम क्या कहेंगे? 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के वो पोइट रहे। तो एक विलेज था तमिलनाडु में, मरुदुर, वहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो वल्ललार अगर आप मेनली देखोगे तो वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, और उन्होंने समारस समरस वेदा सन्मार्ग संगम ये इनिशिएट किया था, और इसी का बाद में नाम सम्राट शुद्ध सन्मार्ग सत्य संगम रखा गया था, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, समरस वेदा सन्मार्ग संगम, समरस वेदा सन्मार्ग संगम, ये वर्ड ध्यान रखना। इसको इनिशिएट किया था आपका वल्ललार ने, ठीक है। और सत्य धर्म सलाई ये स्टैब्लिश किया था। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनका नाम ध्यान रख लेना, ही वाज फ्रॉम तमिलनाडु, मेन चीज इसको ध्यान रखना, ठीक है। उनकी फिलोसफिकल बिलीव्स की अगर हम बात करें तो उनकी मेन जो टीचिंग थी वो ये था कि सर्विस टू लिविंग बींग्स इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। यानी मतलब उनका मेन चीज ये था कि तुम ईश्वर को पूजो, उससे बेहतर है ईश्वर के बनाए हुए इंसान की सेवा करो, क्योंकि अगर तुम सेवा करोगे तो ही उससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष के लिए या लिबरेशन के लिए उनका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि सर्विस करो लोगों की, लोगों के लिए भला करो। मतलब एक गाना है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, तो वो उनका कहना था, ठीक है। उनके हिसाब से द प्राइम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी लव कनेक्टेड विद चैरिटी एंड डिवाइन प्रैक्टिस। यानी प्यार मोहब्बत से रहो, चैरिटी करते रहो, और डिवाइन प्रैक्टिस करो। डिवाइन प्रैक्टिस मतलब मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। ओनली दिस विल पाथ विल लीड यू टू द प्योर नॉलेज। जो एक्चुअल नॉलेज है, प्योर नॉलेज, या फिर इसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहूंगा विजडम। विजडम आपको इसी चीज से मिलेगी। देखो हम जो नॉलेज ले रहे हैं दैट इज द एक्वायर्ड नॉलेज, यानी ये किताबों में लिखा हमने पढ़ लिया, दैट इज, ठीक है। लेकिन एक जो समझ डेवलप होगी, और जो दुनिया का एसेंस है कि हम क्यों हैं, हम हमारा पर्पस क्या है, ठीक है, तो एक जो होती है ना डिवाइन नॉलेज, वो आपको तभी मिलेगी जब आप चैरिटी करोगे, डिवाइन प्रैक्टिस करोगे, और अपनी लाइफ का एक मेन पर्पस लव बनाओगे, ठीक है।
और वल्ललार मानते थे कि इंसान जो अपनी समझ समझता है ना, वो बस एक इल्यूजरी इंटेलिजेंस है। वो मतलब उसका उसको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, एक्चुअल में वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जब तक उसको प्योर नॉलेज नहीं मिलती है। ठीक है। उन्होंने किस पे इम्फेसाइज किया? जीवा करुण्यम। देखो अच्छी अच्छी बातें इसलिए मैं बताए दे रहा हूँ। उन्होंने जीवा करुण्यम पे इम्फेसाइज किया। जीवा करुण्यम का मतलब क्या है? जो लोग लिविंग बींग्स है उनके लिए कंपेशन सिंपैथी रखना लोगों के लिए। ठीक है। करुणा की भावना रखना, यानी अगर मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो कोई परेशान है, तो आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए कि आप उसकी हेल्प करो। ये उनका कहना था। ठीक है। और एनिमल किलिंग को उन्होंने कहा था फॉर द सेक ऑफ फूड एनिमल किलिंग नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने इस बात की भी एडवोकेसी की थी कि फीडिंग द पुअर एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। सबसे बड़ा जो फॉर्म ऑफ वर्शिप है, सबसे बड़ी जो इबादत है, वो क्या है? गरीबों को खाना खिलाना। ठीक है। He also believed that God, in the form of grace, is the personification of mercy and knowledge, and mercy is a path to God. तुम मर्सी करो, तुम दया करो, तुम रहम करो, तुम्हें ईश्वर का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है। ये उनके कुछ बिलीफ थी, ये उनकी कुछ टीचिंग थी। तो नाम ध्यान रखना, श्री रामालिंगा स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58। रिसेंटली अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस डीआरआई, डीआरआई बोले तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, has successfully rescued nearly 1,000 live baby gangetic turtles। अभी गैंगेटिक टर्टल्स को रेस्क्यू किया है डीआरआई ने। ठीक है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? हाँ जी सर। बेबी टर्टल्स को बचाने के लिए अभी एक ऑपरेशन करा गया, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन कच्छाप। ऑपरेशन कच्छाप वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। इसका पर्पस ये था कि जो 955 बेबी टर्टल्स है उनको बचाया है इसने। ठीक है। उसमें इंडियन टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ टर्टल, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्टल्स की स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है। और ये ज्यादातर इसमें जो स्पीशीज है, कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो आईयूसीएन रेड लिस्ट की वल्नरेबल या नियर थ्रेटन कैटेगरी में आती हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज देख लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में पास हुआ है? 1972। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ईयर पूछा गया है। एक आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका ईयर पूछा गया है। ठीक है। तो एक बार पूछा जा चुका, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ये नहीं कि एक बार पूछा जा चुका है तो खत्म। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब मतलब मैं क्या करूँ, आसान पढ़ा तो भी लोग कहते हैं सर आप ये क्या है सर, आगे बढ़ो, ये सब तो आता है, तो क्या पढ़ाऊँ मैं? खैर मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, जो जरूरी लगता है वो मैं पढ़ता है ना, वो टफ हो कि आसान। कच्छा, कछुआ, हाँ कछुए से याद रखना, कच्छा। ठीक है, वो उसी कछुए से ही बढ़ा है, कच्छा। ठीक है। गैंगेटिक टर्टल्स अगर आप देखोगे तो इस तरह के ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं सर? दीज आर ओमनीवोरस। चलो, ये फोटो बना दिए, देख लेना। इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है। क्वेश्चन नंबर 59। Recently, which Indian badminton player has won the bronze medal in the Badminton World Federation World Junior Championship 2023? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने चैंपियनशिप कराई थी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023। तो उसको कौन से इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है? बताइए सर। अब आया सर स्पोर्ट्स का सवाल, ये तो बता देंगे, स्पोर्ट्स में तो सर खाता खोल देते हैं आप लोग। आज के वैसे क्वेश्चन टफ है अभी थोड़ा। बिल्कुल बात समझी, पर्पज यही होना चाहिए, नॉलेज मिलती रहे। नॉलेज में भी मतलब ये नहीं कि बाबा बन जाओ,
ठीक है। अपन नॉलेज वही लेते हैं जो आपके एग्जाम रेलिवेंट हो। अपन ये बात नहीं करते कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे भोगें, जीवन को कैसे सफल बनाएं, मोक्ष कैसे प्राप्ति करें, वो भी नॉलेज का पार्ट है, बट हम वो सब डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ना। तो नॉलेज एक्वायर करते हैं लेकिन वही जो एग्जाम में पूछी जाए। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जो अभी जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, आयुष शेट्टी ने, इंडिया से है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो सर गोल्ड किसने जीता? अलवी फरहान फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने गोल्ड मेडल जीता। इंडोनेशिया की कैपिटल बताइए जरा, इंडोनेशिया की कैपिटल। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सर बहुत पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन आप करें सब रट मारना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, है ना। फंस भी जाते हैं, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा, मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं पिछले कई सालों से, और इस बार भी मान के चलो आएंगे, है ना। मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन है। बिल्कुल, इंडोनेशिया की कैपिटल इज है माली, जकार्ता। अभी चेंज नहीं हुई है सर, अभी जकार्ता ही है। हो जाएगी तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। Recently, Union Minister of Women, Child and Development has launched protocol for management of malnutrition in children. विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने प्रोटोकॉल लॉन्च किया है कि मेल न्यूट्रिशन को कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कह रहा है कि सर इस प्रोटोकॉल में 10 स्टेप दिए गए हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेलनरिज्ड। दूसरा कह रहा है एपेटाइट टेस्ट में चिल्ड्रन शुड बी फूड ऑफर्ड फूड अकॉर्डिंगली टू बॉडी वेट, जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली उन्हें खाना दिया जाएगा एपेटाइट टेस्ट में। मतलब ये एपेटाइट मतलब भूख चेक करने के लिए कि बच्चों को कितनी भूख है। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस प्रोटोकॉल में बड़ी मदर जैसे इनिशिएटिव है, और ये कंसेप्ट सबसे पहले गुजरात में यूज हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है जो माल नरिश्ड बच्चे हैं, एक्यूटली माल नरिश्ड हैं, दे शुड बी शिफ्टेड टू अ न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर मेडिकल अटेंशन। ठीक है, ये चौथा स्टेटमेंट। तो बताना सर इनमें से गलत कौन सा है। खैर, अगर गलत की बात करें तो करेक्ट आंसर इज वैसे सी, मतलब इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो सी है। सी में क्या गलती है? एक्चुअल में ये इसके लिए देखो 10 स्टेप की गाइडलाइन दी गई है। ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इसका जो प्रोटोकॉल है तो इसमें 10 स्टेप है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी है कि जो बच्चे एपेटाइट टेस्ट फेल करेंगे, यानी जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनको कहाँ भेज दिया जाएगा? न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। यानी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, चौथा भी सही है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, उसमें कह रहा है कि जो बड़ी मदर का कंसेप्ट है वो गुजरात में पहले यूज हुआ है, जबकि करेक्ट बात यह है इट वाज फर्स्ट यूज इन द स्टेट ऑफ आसाम। जो बड़ी मदर का कंसेप्ट है इट वाज फर्स्ट यूज इन द स्टेट ऑफ आसाम, तो इसलिए स्टेटमेंट सी हो गया गलत। ये सर बड़ी मदर का कंसेप्ट क्या है? देखो बड़ी मदर का कंसेप्ट है कि मान लो 2 बच्चे थे, 2 बच्चे में एक बच्चा हेल्दी है, एक बच्चा माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड मतलब हेल्थ में कमजोर है, जितना उसका वेट या हाइट होना चाहिए नॉर्मली वो उतना नहीं है। अभी हम बात करेंगे माल नरिश्ड किसे कहते हैं। तो एक बच्चा हेल्दी है, एक माल नरिश्ड है, तो हेल्दी बच्चे की माँ होगी, माल नरिश्ड बच्चे की भी माँ होगी। तो जो हेल्दी बच्चे की माँ है उसको कहेंगे बड़ी मदर। बड़ी मदर गाइड करेगी उस बच्चे की माँ को जिसका बच्चा मेल नरिश्ड है, तो बताएगी कि मेरा बच्चा हेल्दी क्यों है, हमने उसे खाने में क्या दिया, किस तरह से हमने अपने बच्चे की हेल्थ मेंटेन करी।
तो बड़ी बड़ी मदर चूंकि उसका खुद का बच्चा हेल्दी है, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास तरीका है बच्चों को माल नरिशमेंट से कैसे दूर रखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका कंसेप्ट लाया गया है। तो इट वाज फर्स्ट यूज इन आसाम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। Malnutrition refers to deficiencies, excesses, or imbalances in a person's intake of energy and nutrients. यानी जितना किसी पर्सन को एनर्जी या न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, अगर उसमें उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट हो या उससे कम न्यूट्रिएंट ले, तो वो बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार कहलाएगा। यानी एक्सेस में न्यूट्रिशन ले ले या कम न्यूट्रिशन ले, तो दोनों ही केस में वो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार। तो माल न्यूट्रिशन में हम दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, एक होता है ओवरवेट। मतलब जो लोग जिनका इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होता है, वो आ जाएंगे अंडर न्यूट्रिशन कैटेगरी में। अच्छा, अंडर न्यूट्रिशन कैटेगरी में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है स्टंटिंग, एक होती है वेस्टिंग। मेन, और एक होता है अंडरवेट। अंडरवेट तो लोग समझते हैं, स्टंटिंग वेस्टिंग नहीं समझते। ठीक है, यानी माल न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम है, यानी अंडर न्यूट्रिशन बच्चों की बात करते हैं। तो अंडर न्यूट्रिशन में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे एक कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जो स्टंटिंग का शिकार होते हैं, एक होते हैं जो वेस्टिंग का शिकार होते हैं, एक होते हैं जो अंडरवेट का शिकार होते हैं। क्या मतलब है सर तीनों का? देखो, स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर एज, मतलब एज पर एज, जितनी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग उनकी हाइट क्या होती है, कम होती है। जितनी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंगली अगर उनकी हाइट कम है तो वो कहलाएगा स्टंटिंग। तो वो बच्चा किसका शिकार है, स्टंटिंग का शिकार है। ठीक है, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना, यार इसकी तो इतनी एज हो गई, ये तो 10 साल का बच्चा हो गया लेकिन इसकी हाइट अभी भी 5 साल के बच्चे जैसी है, तो वो बच्चा क्या है, स्टंटिंग का शिकार है। या ऐसे समझ लो, हाइट कम है सर तो एक्शन नहीं कर पाएगा, स्टंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो स्टंटिंग का शिकार है। वेस्टिंग क्या है, जितनी उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली उसका उतना वेट नहीं है, वेट कम है सर, एज पर द हाइट उसके पास उतना वेट नहीं है, तो वो किसका शिकार है, वो वेस्टिंग का शिकार है। मतलब हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो एक बहुत बच्चा था जो 6 फुट की हाइट पकड़ गया। ठीक है, लेकिन 6 फुट की हाइट के अकॉर्डिंगली जो उसका वजन होना चाहिए वो वजन नहीं, उसके बाद बिल्कुल दुबला हड्डी रखा है वो बच्चा, तो वो किसका शिकार है सर, वेस्टिंग का शिकार है। ठीक है, जितनी उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसका वेट नहीं है तो वो वेस्टिंग का शिकार है। डब्ल्यू से वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेट, वेट कम है तो वो किसका शिकार है, वेस्टिंग का शिकार है। ठीक है, अंडरवेट सर किसको कहते हैं, अगर एज के अकॉर्डिंगली उसका वेट कम है, कि मान लो सर कोई बच्चा है, उसकी एज हो गई है 10 साल, लेकिन वजन उसका उतना जितना 6 साल के बच्चे का होता है, तो वो किसका शिकार है, अंडरवेट का शिकार है। ठीक है, अंडरवेट को एज एज ए रेफरेंस लेके काउंट करते हैं। तो इतना ध्यान रखना, वेस्टिंग को एज पर हाइट काउंट करते हैं। ठीक है, बाकी स्टंटिंग हो या अंडरवेट हो उनको एज के रेफरेंस में चेक करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कवर्ड अंडर योर अंडर न्यूट्रिशन। फिर दूसरी कैटेगरी आती है ओवरवेट वाले बच्चों की, यानी ये वो बच्चे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ले गए। ठीक है, ओवरवेट हो गए, एज पर द एज वेट उनका बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो वो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, और इसमें डाइट रिलेटेड जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उसका शिकार होते हैं। तो उन सब को हम किस में डालते हैं, ओवरवेट कैटेगरी में। तो माल न्यूट्रिशन में ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवरवेट। ठीक है, अगर इंडिया की डेटा की बात करें तो माल नरिशमेंट जो बच्चों में है, मतलब स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट अंडर 5 इयर्स, तो वो कम हुआ है सर। कितना कम हुआ है सर, जो अभी लेटेस्ट सर्वे था 2019 से 2021 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, जो 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें पहले 8.4 से 35.5% हो गया है। ठीक है, स्टंटिंग, और वेस्टिंग 21% से 19.3% हो गया है, और जो अंडरवेट है वो 35% से 32% हो गया है। डेटा याद नहीं रखना, बस एक कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूं।
जो 15 टू 49 ईयर्स की जो विमेन है उनके बीच भी माल न्यूट्रिशन घटा है। पहले 22% था, अब वो 18% महिलाएं रह गई हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, ये कौन बता रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है। देखो देश में, हमारे देश में जो सबसे बड़ा सर्वे है वो सेंसस होता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सर्वे है ना सर, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। इसीलिए इनके डेटा पे ज्यादा डाउट नहीं करते हैं। अगर ये डेटा दे रहे हैं तो दैट इज मीन्स data is very much appropriate, data is very much consolidated। ठीक है, चलिए सर, तो यहां पर हम लोगों ने कुछ माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात की, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट क्या मतलब होता है उसको डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप अगर समझ में आ रहा है तो। अगर कोई डाउट होने से बताइए। ऑलराइट, ठीक है सर। चलिए तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चंस फिर आगे की क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और भी फिर मैं अरुणाचल जी के भी आपका कंटिन्यू करूंगा, पीवाईक्यू वाला। जितना क्वेश्चंस आपका एग्जाम से पहले हो जाएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।